Hi friends, how you all? You all are welcome in our YouTube channel Legal Nature 2.0। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स सेक्शन 10 ऑफ CPC। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 दोस्तों, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी बात की थी कि सेक्शन 10 कब लागू होता है, कब अप्लाई होगा। सेक्शन 10 बेसिकली बात करता है स्टे ऑफ सूट्स की, जब उसी पूर्ववर्ती मसले के चलते हुए पेंडिंग में रहते हुए हम पश्चातवर्ती वाद उन्हीं पक्षकारों के माध्यम से सेम विषय वस्तु होने पर और सेम टाइटल होने पर लाते हैं, तब पश्चातवर्ती न्यायालय पश्चातवर्ती वाद को स्टे कर देगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यह है हमारा कोर्ट सी। इसमें दो जने हैं पक्षकार A and B. A is the plaintiff and B is the defendant. A plaintiff हो गया, B defendant हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए इनका किसी भी मसले में इनको कोई विवाद है, तो अब A ने B के अगेंस्ट सूट फाइल किया है। सपोज कीजिए इनका किसी मकान को लेकर वाद विवाद था। मकान, तो मकान क्या हुआ, इनका विषय वस्तु हुआ। विषय वस्तु, मकान क्या हुआ, विषय वस्तु हो गया। ये दोनों क्या हुए, ए एंड बी, ये हो गए पक्षकार यानी पार्टी, ये हो गए पक्षकार। मकान हुआ विषय वस्तु। और जो तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है, ए बी के अगेंस्ट जो सूट फाइल किया वो क्यों किया, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है मसला, भाई उसे बी से किराया वसूलना था, या फिर वो उस घर पे अपना मालिकाना हक बताना चाहता है, या फिर बताना चाहती है कि मेरा एडवर्स पोजीशन है, मैं 12 साल से इसको एंजॉय कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए मालिकाना हक के लिए तो ये हो गया टाइटल। टाइटल यानी हक। अब ये सूट पेंडिंग में है, अभी कोर्ट सी इस पे सुनवाई कर रहा है और इसका ट्रायल चल रहा है, इसका विचारण चल रहा है। अब बी को या ए को, इनमें से किसी को भी लग रहा है कि यार हम इस सूट को हार सकते हैं, यानी हमें लग रहा है कि हमारे अब बाहर हो रही है बिल्कुल हमसे बातें, तो किसी को भी, प्लेंटिफ को भी लग सकता है, डिफेंडेंट को भी। मान लीजिए प्लेंटिफ को ही लग रहा है कि वो हार सकता है, तो क्या करेगा। अब उसने सपोज करिए जो अधिकारिता कोर्ट सी को थी, उसी अधिकारिता के अंतर्गत एक और कोर्ट है जिसका नाम है कोर्ट डी, ठीक है ना, कोर्ट डी। अब कोर्ट डी को भी इस मामले को सुनने की अधिकारिता है, तो ए क्या करता है, ए को लग रहा है कि यार मैं हार सकता हूं, तो ए एक सूट लेके आया बी के अगेंस्ट। ए फिर से सूट लेके आया बी के अगेंस्ट। यहां पर ए प्लेंटिफ हो गया, बी डिफेंडेंट हो गया, बी इज डिफेंडेंट। यहां पर प्लेंटिफ बी भी हो सकता था, अगर बी हार जाता, लग रहा था कि बी भी जा सकता था, तो पक्षकार तो सेम हो गए, ठीक है, पार्टी सेम हो गई। अब मान लीजिए मालिकाना हक इस विषय वस्तु पे मालिक मकान के एवज में ही सूट लाया, यानी जो विषय वस्तु हुई वो भी सेम है। विषय वस्तु भी सेम है, पार्टीज भी सेम है। अब मान लीजिए यहाँ मालिकाना हक के लिए था, उसको लग रहा है कि यार मैं हार सकता हूं, तो उसने बोल दिया कि मालिकाना हक तो साथ में है, ये मुझसे मारपीट भी करता है, या फिर मुझे इससे 50,000 रुपये भी वसूलने हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें मालिकाना हक तो बीच में मिलता ही है, तो टाइटल भी सेम है, टाइटल भी सेम है। तो क्या हुआ, तो कोर्ट डी, जबकि तीनों चीज सेम है, तो कोर्ट डी सूट को स्टे कर देगा, कोर्ट डी स्टे कर देगा, स्टे कर देगा। ये बोलती है सेक्शन 10, इसके ट्रायल को स्टे कर देगा, ठीक है। अब हमारी
ये पिक्चर तो एंड हो चुकी है। कोर्ट डी ने इसको स्टे क्यों किया? क्योंकि पार्टीज भी सेम है, विषय वस्तु भी सेम है, हक यानी टाइटल भी सेम है। कोर्ट डी ने इसे स्टे कर दिया। ठीक, यानी अब हम ये समझ चुके हैं कि सेक्शन 10 के लिए क्या क्या ग्राउंड्स होंगे, 10 अप्लाई कब होगा। तो हम लिख दे रहे हैं बार बार। पहला हो गया सेम पार्टीज, यानी समान पक्षकार। ठीक है, अब ये सेम पार्टीज यानी समान पक्षकार होने चाहिए। दूसरा कि सेम टाइटल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा सेम, इसको हक लिख लीजिए, याद रहेगा ये यहाँ टाइटल। सेम विषय वस्तु होनी चाहिए। सेम विषय वस्तु होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए ये तीनों चीजें? पश्चातवर्ती वाद में होनी चाहिए। तो यहां लिख देते हैं हम, जब पश्चातवर्ती वाद में ये तीनों चीज होंगी तो क्या होगा? तो सूट को पश्चातवर्ती वाद में स्टे कर दिया जाएगा ट्रायल के बेसिस पे, ट्रायल पर। अब इसमें चौथी और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे डायरेक्ट में दी हुई है, वो ये है कि जो पूर्ववर्ती वाद था वो पश्चातवर्ती वाद में लंबित हो जाएगा यदि पेंडिंग में है। तो ये तीनों चीज कब होंगी? ये तीनों चीज सेम होनी चाहिए, तथा जब पूर्ववर्ती वाद चल रहा हो, पेंडिंग में हो, तो फिर पश्चातवर्ती वाद इन तीनों के बेसिस पर सूट को स्टे कर देगा। ठीक है, परंतु इसमें एक और बात है कि यदि पूर्ववर्ती वाद लंबित है तो हम फोर्थ लिख देते पॉइंट कि यदि पूर्ववर्ती वाद लंबित है से मतलब है पेंडिंग है। तो इसमें 4 तरह के न्यायालयों की बात की है। किस किस तरह के न्यायालयों में पूर्ववर्ती वाद लंबित होने पर जब पश्चातवर्ती वाद दाखिल करेंगे तो उसको स्टे करेंगे। 4 न्यायालय की बात करते हैं। पहला, फर्स्ट, 2, 3, 4, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि या तो पश्चातवर्ती वाद उसी न्यायालय में हो जिसमें पूर्ववर्ती वाद था। पूर्ववर्ती वाद उसी न्यायालय में लाए जिसमें पूर्ववर्ती वाद है। ठीक, पहली बात, यानी सेकेंडरी सूट वहां लाया जाएगा जहां पूर्ववर्ती वाद में ही सेकेंडरी सूट लेकर आ गया। दूसरा, सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट है भी, कि यदि पूर्ववर्ती वाद सी न्यायालय में था, पश्चातवर्ती वाद हम उसी न्यायालय में रहे सी में, तो भी स्टे कर देगा, पेंडिंग है। तो यदि पूर्ववर्ती वाद लंबित है और हम पश्चातवर्ती वाद यानी सब्सिक्वेंट सूट लेके आए हैं, वो किस में लेके आए हैं? वो ऐसे कोर्ट में लेके आए हैं जो कि भारत में कहीं भी स्थित हो, पर इस न्यायालय पूर्ववर्ती न्यायालय से अलग हो, यानी भारत में के किसी स्थान में स्थित हो तथा दावा किए गए हो तो उसको देने का अधिकार हो। दावा किए गए अनुतोष
को देने की अधिकारिता रखता हो। ठीक बात। थर्ड वन इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि वो ऐसा न्यायालय है, यदि न्यायालय भारत के बाहर का है, भारत के बाहर का है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापित किया है, हमारे देश की सरकार ने स्थापित किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार ने स्थापित किया है। तथा दावा किए अनुतोष को देने की अधिकारिता रखता है। दोष को अधिकारिता है। फोर्थ वन इज सुप्रीम कोर्ट हो, यदि फोर्थ कोर्ट ऐसा है कि वो सुप्रीम कोर्ट है, बस यदि वह उच्चतम न्यायालय, ये चारों चीजें हो गई। बस इसमें ऐड ऑन कर लीजिए कि विषय वस्तु जो है ना, ये प्रत्यक्ष है या सार्थ है, वही हो जो पूर्ववर्ती वाद में थी। बस ये हमारा कंप्लीट हुआ सेक्शन 10। अब इसमें कोई मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसी चीज रह गई है जो बताने के लायक हो, और इसके बाद कुछ भी चीज इससे बाहर नहीं हो सकती। अब इसमें बस एक इलस्ट्रेशन है हमारा जिसे हमें करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत। एक हमने एग्जांपल शुरू में दिया था, फिर ये हमने इसके पूरी कंडीशन शर्तें रख दी, इसके बाद हम करेंगे इलस्ट्रेशन जो कि मेन है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, और ये पूछ लेता है, आ जाता है ये ऐसा। मान लीजिए ए एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, बी ए का एजेंट है, बी ए का एजेंट है। कहां पर? ए रहता है मुंबई में, और बी रहता है दिल्ली में। अब ए का व्यापार चलता है कहां? दिल्ली में। तो उसने दिल्ली में अपने व्यापार को अग्रसर आगे करने के लिए बी को एजेंट के रूप में रख दिया। अब बी क्या करता है? बी धोखाधड़ी कर देता है उसके व्यापार में, एजेंट है और वो धोखाधड़ी कर देता है उसकी अकाउंट्स, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स में। तो जो लेके जो गए थे उसमें धोखाधड़ी करने के बाद ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया। कहां पर? दिल्ली में। ए सूट फाइल्स अगेंस्ट बी। ए क्या हो गया? प्लेंटिफ यानी वादी, बी हो गया डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी। अब एक किस मामले को लेकर है? बैलेंस ऑफ अकाउंट्स को। यानी जो लेखे होते हैं, मतलब उनकी एक तरह से समझ लीजिए जो फाइल होगी उसमें, अकाउंट्स की फाइल होगी, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां निकली होंगी तो उसे पता चला होगा। इसके बाद इसको लेके यानी पार्टीज हो गई हमारे पास इस मसले पे, ये हमारा मसला हुआ कि भाई इस विषय वस्तु को लेके
ये इसके ऊपर में सूट लेके आया। अब किस हैसियत से? मालिक की हैसियत से। हक मालिक है जी वो। ये होगी विषय वस्तु, ये थी विषय हुआ ये, हक यानी टाइटल वो मालिक है। ठीक है, अब ये सूट चल रहा है, ये पेंडिंग में है सूट, ये पेंडिंग में है सूट, अभी पेंडिंग में है। अब ए एक और सूट लेके आया बी के अगेंस्ट, वो कहां लेके आया? मुंबई में, जहां का वो रहने वाला है। ये सूट लेके आया मुंबई के कोर्ट में। ठीक, अब ये क्या बोलते हैं यहां पे आके? बोलता है ए ने कहा कि जी बी ने मेरे साथ जो मेरी क्षति हुई है उसकी मुझे पूर्ति करानी है, क्षतिपूर्ति के बाद उसने मुझे डैमेज किया है, साथ ही साथ उसकी एक और फाइल है मेरे व्यापार से जुड़ी हुई है, उसमें भी उसकी त्रुटियां मिली हैं, तो वो चीज तो वो यहाँ पे भी रख सकता था। तो उसने क्षतिपूर्ति के लिए दूसरी उसके लिए वो सूट कहां पे लिया? मुंबई के लिए। चलो मानते हैं। फिर फाइल वही खोल रहा है, उसी जो पहला केस था उसी रिलेटेड फाइल खोल के बता रहे हैं कि जी मेरे साथ ये कर दिया, धोखाधड़ी, उसका तो केस यहीं पे चल रहा है। तो प्रत्यक्ष है, डायरेक्टली या इनसाथ है, सब्सटेंशियली वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इससे। तो पार्टीज हमारे पास सेम है, इस सूट में भी समान पक्षकार है। ठीक है, दोनों पक्षकार की यहां पे लिखा है ए एंड बी। विषय वस्तु क्या? विषय भी सेम है, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। तो ये क्या लगे कि विषय जो है प्रत्यक्षतः है यह सार्थक समान है। ठीक है, हक भी सेम है, हक एक समान है। चौथा कि भारत में के स्थित किसी दूसरे कोर्ट में, जब हमने अभी शर्तें लिखी थी उसमें हमने पूर्ववर्ती वाद में जो सेकेंडरी सूट हम ला रहे हैं पूर्ववर्ती वाद के बाद, उसके पूर्ववर्ती वाद के लंबित रहने के दरमियान सेकेंडरी सूट जो आ रहा है वो भारत में की स्थिति किसी कोर्ट में है, तो ये समझ लीजिए कि भारत में की स्थित कोर्ट में शर्तें पूरी होती है। स्थित मुंबई कोर्ट में वाद दाखिल किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब जो आने वाली है, इस कोर्ट में ये बात तभी आ सकता है जब इसको इस मामले को सुनने की अधिकारता है। वो तो है ही, इसको ये कहीं भी सूट फाइल कर सकता है, जहां पे वो रहता वहां पे भी, या फिर जहां पे डिफेंडर रहता वहां पे भी कर सकता है। वो देखे तो यहाँ क्या आ रहा है कि मुंबई के कोर्ट को इस मामले को सुनने की अधिकारिता है। अब जब उसको इस मामले को सुनने की अधिकारिता है तो वो क्या करेगा कि ये मामला तो आपका यहीं चल रहा है, सेम एज इट इज है, सिंपल। उसने सूट को, ट्रायल को स्टे कर दिया, टू द ट्रायल, यानी विचारण पर रोक लगा दी। लीजिए, मुंबई के कोर्ट को अधिकारिता है इस मामले को सुनने की। ये मामला पेंडिंग में है और ये कोर्ट कहां आता है? भारत में के स्थित किसी भी न्यायालय में पूरी शर्तें पूरी करता है। समान पक्षकार है ए और बी, विषय वस्तु प्रत्यक्ष है, सार्थक है, समान है, हक समान है, सिंपल। सेक्शन 10 इज ओवर। तो ये था हमारा सेक्शन 10 से रिलेटेड सारी जानकारी। थैंक यू ऑल।